तो आज हम यूपीएससी का मेंस का हिंदी लिटरेचर का सेकंड पेपर देखने वाले हैं। तो हमने पहला पेपर देख लिया था, तो ये सेकंड वाला पेपर है हिंदी साहित्य का। तो इसमें देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, तो ये जो पेपर है ये पहला सेक्शन है इसमें, और फिर दूसरा सेक्शन है बी, इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके जो पहला वाला क्वेश्चन है इसके 5 हैं टॉपिक 5E तक। ठीक है, तो इसके जो 5 क्वेश्चन हैं, तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये कंपलसरी हैं पहले वाले, और इसके 5वें, अगर 5वें क्वेश्चन की बात करें इसमें भी 5 सब टॉपिक हैं। तो इसके जो 5 सब टॉपिक के क्वेश्चन हैं तो ये भी कंपलसरी हैं, तो इसमें कोई छूट नहीं मिलती है, ये करने ही पड़ते हैं। और बाकी आप टोटल मिला के 5 क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो ये, एक पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, 2 तो कंपलसरी हैं ही। बाकी आप इनमें से चूज़ कर सकते हो 2, 3, 4, इनमें से कोई 2 चूज़ कर सकते हो, और इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो, या इनमें से कोई 2, उनमें से एक कोई एक। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं पहला वाला सेक्शन। तो जो पहला वाला सेक्शन है तो इसकी जो पहली व्याख्या है वो पूछी गई है कि पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथी, आगे ती सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो ये कबीर जी के दोहे हैं, तो उसमें जो गुरु के संग है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो सतगुरु, तो यहाँ से कुछ कुछ की टर्म होते हैं, उनसे हम व्याख्याओं को पहचान सकते हैं। तो जैसे सतगुरु है तो ये कबीर जी के दोहे थे, तो वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, वेद पुराण बिहाई सुपंथ कुमार कोटि कुचाल चली है, काल कराल नृपाल कपालन राज समाज बड़ोई छली है। तो ये तुलसीदास जी की कवितावली से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे राम का नाम आ गया है, राम को नाम, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, कवितावली वगैरह लिखी है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो व्याख्या को। नेक्स्ट है कि रस सिंगार मंजनू किए, कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना, खंजनू गंजनू नैन। तो ये बिहारी जी के ये हमारे बिहारी जी अपने सिलेबस में है। तो बिहारी जी के जो रचना है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है व्याख्या के लिए। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पहचान सकते हैं, तो ये पहचान सकते हैं, तो ये है जैसे राधिका सुजान, तो ये आप यहाँ से पहचान सकते हैं बिहारी जी की व्याख्या। ठीक है, उसके बाद कौन हो तुम बसंत के दूत वरस बिरस, पतझड़ में अति कुमार सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो ये कामायनी है, कल्पना के आधार पर लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद की रचना है ये कामायनी। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अपने सिलेबस में है। ठीक है, अभी तक कोई सिलेबस से बाहर नहीं गया है, और क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी आ रहे हैं। बिहारी, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास, ये तो हमारे मेन टॉपिक, ये मेन अपने जो वही हैं, रचनाकारी हैं मेन, तो ये तो हम पढ़ते ही हैं। फिर उसके बाद है, हाँ ये तो सबसे ईजी है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो ना सका। तो ये राम की शक्ति पूजा है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी रचना है ये, तो उनके वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो 5 व्याख्या हमने पहचान ली है, तो ये इस पे बस व्याख्याएँ करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप इनमें से कौन सा चूज़ करोगे। देखो दूसरा बोल रहा है कि कुकुरमुत्ता से है ये, तो ये है भाव भाषा विचार की दृष्टि से, तीन पूछे हैं, भाव से, भाषा और विचार की दृष्टि से निराला की है ये कुकुरमुत्ता कविता का मूल्यांकन करना है। पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा है गुप्त जी की भारत भारती में अतीत का गौरवगान, ये मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने भारत भारती लिखी थी। तो उनका गौरवगान वर्तमान को रचनात्मक ऊर्जा और जागरण का संदेश देने हेतु किया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया। फिर असाध्य वीणा है, असाध्य वीणा अज्ञेय लेखक हैं इसके। कविता का, इसे जो असाध्य वीणा है इसकी कविता का क्या मूल स्रोत है, और कवि ने कविता सृजन की प्रक्रिया को किन स्तरों पर प्रस्तुत किया है।
तो वो आपको बताना था। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लंबी कविताएं हैं वहाँ से, तीनों क्वेश्चन वहीं से आए। ठीक है, तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन चुनने थे। ठीक है, तो वो आप आसानी से चुन सकते थे। तो ये पहला तो क्वेश्चन, दूसरा तो क्वेश्चन हो गया, तीसरा वाला हम देख लेते हैं। तो ये सूरदास के ऊपर है। सूरदास द्वारा भ्रमर गीत प्रसंग की योजना का मुख्य उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है। तो यहाँ पे काफ़ी दोहे आपको मिल जाएंगे इनके, जो निर्गुण पर सगुण की विजय दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो उद्धव है और गोपियाँ उनके साथ जो बातचीत चलती है, ठीक है, वहाँ से आपको दोहे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, जायसी ने नागमती के जो वियोग वर्णन द्वारा नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको जायसी की नागमती जो पद्मावत इनकी रचना है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से अपने ही मानसिक अंतर्द्वंद्वों का अभिव्यक्त किया है। और तो ये जो दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जो एक ये का वो है कविता है लंबी, जो कुरुक्षेत्र है, ये लंबी कविता के तौर पे ही है। तो कुरुक्षेत्र से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। तो इसमें बोला गया है कबीर की वाणी पे। अभी हमने देखा था सूरदास जी, जायसी जी और रामधारी सिंह दिनकर, इन पे क्वेश्चन आया है ये तीनों। फिर कबीर वाणी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है वो बता देना है। कबीर वाणी के जो दोहे हैं वो बता देने हैं आपको। फिर इन्होंने कई जो परंपरावादी जो प्रथाएं थी उन पे उनका उनका विरोध किया है। ठीक है, जैसे हिंदू जाति हो गई, मुस्लिम जाति है, तो वो किसी जाति को नहीं मानते थे, उनके उस पे कटाक्ष किया है इन्होंने। तो वहाँ पे दोहे मिल जाएंगे आपको। फिर ब्रह्म राक्षस अस्तित्ववादी मान्यताओं और खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है ब्रह्म राक्षस। ये मुक्तिबोध जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस अस्तित्ववादी मान्यताओं और खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। इस कथन के आलोक में ब्रह्म राक्षस कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट है हरिजन गाथा। कविता के आधार पर नागार्जुन की जनवादी दृष्टि की मीमांसा कीजिए। तो ये नागार्जुन की कविता है हरिजन गाथा। यहाँ पे तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, एक कबीर वाणी से आया है, मुक्तिबोध जो ब्रह्म राक्षस हैं उनके, और एक नागार्जुन हरिजन गाथा। ठीक है, तो ये सब आसान थे, हम कर सकते थे, ज़्यादा टफ नहीं था ये पेपर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो ये है, जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छुपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। तो ये कहाँ से पहचान सकते थे, जैसे कुटज आ गया है, कुटज शब्द आ गया तो कुटज से लिया गया है। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। फिर नेक्स्ट है कि कौन कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए। तो ये गोबर बोलता है। आपने गोदान पढ़ा होगा तो वो आपको अच्छे समझ आ जाएंगे कि कहाँ से गोदान में कहाँ से चीज़ें ली गई हैं। तो ये गोबर बोलता है होरी से कि कौन कहता है हम तुम आदमी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त की रचना से आया है। आइए ये व्याख्या, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व और एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार की ऊर्जित होने से हुआ है। तो ये आप थोड़ी इनकी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त, थोड़ी इनकी जो भाषा है वो तत्समी है, तो उसके आधार पर आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो व्याख्या है वो आई है परलोक। परलोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना में किया गया त्याग नहीं। अगर भोग विलास ये सब आए ना तो थोड़ा समझ लेना कि दिव्या के टॉपिक से आया है। ठीक है, तो आप ये सब की पॉइंट है कि तो ये आप थोड़ा सर्च करके रखो कि व्याख्या जिससे पहचानी जा सके। फिर है कि काव्य साहित्य अन्य जो कलाएं हैं मूलतः सृजनात्मक है, अतः उनमें राजनीति के कार्य विभाजन जैसा कोई विभाजन संभव नहीं है। तो ये जो व्याख्या थी वे थोड़ी सिलेबस से हटके थी। तो बाकी जो हमने व्याख्याएं देखी हैं 10 व्याख्या में से 9 व्याख्याएं अपने सिलेबस में थी
और एक व्याख्या थोड़ी अलग हट के आ गई है। ठीक है, तो ज़्यादा इशू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत दुर्दशा। ये भारत दुर्दशा नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ये नाटक अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से कटु और सच्ची आलोचना है। विश्लेषण कीजिए, तो कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो ब्रिटिश राज्य थे, अंग्रेजी राज्यों की आलोचना की है, तो वो आपको दिखा देना है। फिर दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। इस कथन के आधार पर दिव्या उपन्यास में इतिहास और कल्पना के समन्वय का विवेचन कीजिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है यशपाल जी का है, ये यशपाल जी की रचना है दिव्या। तो दिव्या में यशपाल जी ने बोला भी है कि ये जो क्लियर बोल के गए हैं कि जो दिव्या है वो इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ठीक है, तो उस आधार पे आप लिख सकते हो। तो इन्होंने थोड़े ऐतिहासिक कल्पना के पुट लिए हैं और फिर वहाँ की समस्याएं बता दी हैं कि कैसे कैसे नारी को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गोदान की भाषा और उसके शिल्प की विशेषताएं बता देनी थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, गोदान की भाषा और शिल्प बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक है, तो आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका है स्वाधीन चेता स्त्री के जीवन के स्वाभिमान और विडंबना को चरितार्थ करती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे मल्लिका है, मल्लिका स्वाधीन चेता स्त्री के जीवन के स्वाभिमान और विडंबना को चरितार्थ करती है। तो ये बता देना है। ये है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश की रचना। फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की ललित निबंध के रूप में तात्विक समीक्षा करनी है इसकी। नेक्स्ट है महाभोज उपन्यास से। तो ये मन्नू भंडारी की रचना है, राजनीतिक विकृतियों का सच्चा दस्तावेज है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं, तर्क संगत मीमांसा कीजिए। तो जो ये रचनाएं हैं, तो ये सब सिलेबस में है, तो कोई बाहर नहीं थी, हम कर सकते थे आसानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, कविता क्या है। ये रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका निबंध है। निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य विषयक विचार प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है नई कहानी की अवधारणा के संदर्भ में निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे की समीक्षा कीजिए। तो जो परिंदे कहानी है नई कहानी की, तो वो नई कहानी की पहली कहानी भी मानी जाती है। ठीक है, तो हम जो नोट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था परिंदे को, तो ये वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर मैला आंचल है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु उनकी रचना है। उपन्यास की भाषा और परिवेश को जीवंत करने में कितनी सफल सिद्ध हुई है, तो उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आसान थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पेपर देखा है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आई हैं, बस आपको पढ़ना है और रटना है चीज़ों को। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच।